हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो नहीं आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS की तैयारी। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, जो बच्चे पहले से ही यहाँ पे इस चैनल पे हैं, कि यहाँ पे रोज़ BFUHS के जो क्वेश्चंस हैं वो कराए जाते हैं। मैं ऑलरेडी 515 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, जो कि एनक्लिक्स एंड सिनेरियो बेस्ड हैं, जैसे कि BFUHS एग्ज़ाम में आते हैं। और GMCH और PGI के लिए भी ये क्वेश्चन द बेस्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप रोज़ रोज़ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर पाओ। एंड जो बच्चे BFUHS की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करो। अगर हो सके तो अपना बेसिक क्लियर कर लो, आपको टाइम मिल रहा है 2 मंथ्स का। एंड उन बच्चों के लिए ये भी न्यूज़ है कि जो PGI और GMCH का पेपर है, वो आपको नवंबर की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, उसकी वैकेंसी। GMCH एंड PGI स्टाफ नर्स पे जो वर्क करना चाहता है अच्छी सैलरी के साथ सेंटर लेवल पे, तो वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर ले, क्योंकि 2 मंथ्स है आपके पास। अगर किसी को प्रेपरेशन करनी है, बैचेस ज्वाइन करने हैं, मेरे से पढ़ना है, वो मोस्ट वेलकम है, इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से जो कि है बैच की पूरी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और जो बच्चे, मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जिनके बहुत अटेम्प्ट हो चुके हैं, प्लीज़ गो फॉर कोचिंग। अच्छी कोचिंग के लिए जाओ। ज़रूरी नहीं है मेरे पास आना है, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज़ देखो, अगर आप इतने अटेम्प्ट दे चुके हो विदाउट बैच ज्वाइनिंग, आपको नहीं हो रहा क्लियर, उतने ही नंबर पे रुक रहे हो, तो प्लीज़ बैच ज्वाइन करो। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन कर पा रहे हो और आपको ऐसा है कि मैम मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आई विल गिव यू कंसेशन। आप कंसेशन ले सकते हो, मैं आपको ज़रूर दूंगी। जैसा आप चाहोगे उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो पहले वाला बैच है, दैट इज़ थ्योरी बैच। हर एक चीज़ आपको A से स्टार्ट की जाएगी, ताकि जो आपको पेपर क्लियर हो जाए और कोई भी आगे पेपर देने की ज़रूरत ना हो। थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी आपको 4 मंथ्स तक की वैलिडिटी मिलेगी, प्लस 15 डेज़ का एक्सटेंशन पीरियड मिलेगा। साथ ही में आप ज्वाइन कर सकते हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बैच, जो कि हमारा सेकंड बैच है। अगर किसी बच्चे को ये है कि मुझे अभी थ्योरी नहीं करनी, मेरे पास 2 ही मंथ्स है, मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अपने जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो वो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको रोज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे। एंड MCQs हर एक बैच में आपको कराए जाएंगे। डाउट क्लासेस, आपकी टेस्ट रोज़ होगा। और जो बच्चे वर्किंग हैं, मदर है छोटे छोटे बच्चों की, वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकती हैं। रिकॉर्डिंग्स देख के डाउट क्लासेस में आपके डाउट क्लियर भी कर सकती हैं। और टेस्ट भी रोज़ की रोज़ आपके वीकली और 2 डेज़ इन द वीक होते ही रहेंगे, ताकि आपकी अपनी इवैल्यूएशन होती रहे। आप फटाफट से MCQ बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इनके 3 बैचेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको तैयारी कराई जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आपको ये है मैम मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपका कंसेशन में ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि आपकी सिलेक्शन मेरे को खुद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर इस नंबर पे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। द नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट हु हैज़ रिसीव्ड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज एट डिक्रीज रिस्क फॉर स्पाइनल हेडेक, बिकॉज आपने देखा होगा जिन भी पेशेंट्स को एनेस्थीसिया लगता है, उनको ना हेडेक की बहुत दिक्कत आती है, उनको कभी पिल्लो नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जिसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उनको हेडेक की दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? अ 15 गॉज नीडल इज यूज्ड, अ सबएक्नॉइड इंजेक्शन इज मेड, अ नॉन कटिंग नीडल इज यूज्ड, अ फास्टर ऑनसेट अकर। इन पेशेंट्स में जो नीडल है, वो नॉन कटिंग नीडल जो है वो यूज़ की जाती है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नीडल का साइज़ होता है वो 25 से 27 गॉज का होता है। ठीक है, बट जो नॉर्मल नीडल होती है एनेस्थीसिया की, वो 17 गॉज की
यूज़ की जाती है, पर जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाली नीडल होती है बहुत ही छोटी, बहुत ज़्यादा जो होती है वो यूज़ की जाती है 25 से 27 गॉज की नीडल, इसलिए इन पेशेंट्स को हेडेक का रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट हु इज अंडरगोइंग अ बाइलेटरल ब्रेस्ट रिडक्शन, विच एस्पेक्ट ऑफ द प्लान इज प्रायोरिटी। जब आप किसी नर्स जो है किसी पेशेंट को प्रिपेयर कर रही है ऑपरेशन से पहले, उसका बाइलेटरल ब्रेस्ट रिडक्शन होना है, लेटरल साइड से ब्रेस्ट का रिड्यूस करना है। सो कौन सा प्लान इसमें प्रायोरिटी में रहेगा? रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल, फिजियोलॉजिकल अडेप्शन, साइकोसोशल इंटीग्रिटी, हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका साइकोसोशल इंटीग्रिटी। देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो पेशेंट है उसकी जो ब्रेस्ट रिडक्शन है, जो हमारा बॉडी होता है ना, उसके लिए फिज़िक के लिए हर एक इंसान बहुत कॉन्शियस होता है। हर एक नॉर्मल इंसान, आप खुद पे लगा के देखो, इतनी सी भी मुंह पे चोट लगती है या फिर कहीं भी कुछ भी होता है तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रेस हो जाता है, यार मैं कैसा दिखूंगा, मेरा फिजिक कैसा दिखेगा, एक साइको सोशल स्टिग्मा सा हो जाता है, लोग क्या बोलेंगे, लोग कहेंगे इसके मुंह पे दाग है। सो इस टाइम उस पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली ये चीज़ प्रायोरिटी पे रहती है ताकि हम उसकी साइको सोशल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाए। सो ऑप्शन 3 इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्लानिंग इन प्री ऑपरेटिव पेशेंट, इसकी प्रायोरिटी में हमारा रहेगा, क्योंकि एक वुमेन का ब्रेस्ट रिडक्शन होना इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस कर देगा उसको कि वो सोशल बाहर कैसे निकलेगी, लोग उसे बोलेंगे, उसको खुद को स्ट्रेस इतना होगा कि वो जब भी शीशे में देखेगी, मिरर में देखेगी, यार मैं कैसी दिख रही हूँ। सो सोशल साइको सोशल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए उसे ये करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट इज स्केड्यूल टू हैव एन इलेक्टिव मैंडिबुलर ऑस्टियोमी टू करेक्ट मैंडिबुलर फ्रैक्चर सस्टेन्ड इन एन एक्सीडेंट 6 months earlier, which statement by the client indicate the nurse maladaptive coping। so कह रहा है कि क्लाइंट की मैंडिबुलर ऑस्टियोटमी होनी है, मतलब एक क्या बनाना है, ओपनिंग, ताकि उसका जो मैंडिबुलर फ्रैक्चर है, फेस में होती है ना, उसका जो फ्रैक्चर है जो कि 6 months अर्लियर एक्सीडेंट में हुआ था। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है क्लाइंट की जो कि नर्स को माल एडेप्टिव कोपिंग के बारे में बताएगी कि अडेप्शन नहीं हो रही। I will be glad to have my jaw fixed because my wife think I do not look like myself. I am somewhat afraid to have the surgery but feel okay about it. My wife will help me but I don't think I will need that much help. I am ready to get this over with. So सबसे पहले कि उसको पता चलेगा कि जो उसने मैंडिबुलर ऑस्टियोमी जो हो रही है उसकी, ताकि उसका मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो सके, उसके लिए उसका माल एडेप्टिव कोपिंग किस चीज़ से इंडिकेट होगी, जब वो ये बोलेगा कि आई विल बी ग्लैड टू हैव माई जॉ फिक्स्ड बिकॉज माई वाइफ थिंक आई डू नॉट लुक लाइक। क्योंकि अगर किसी के ऑस्टियोमी हुई है सो ऑब्वियसली, और वो भी फेस पे मैंडिबुलर फ्रैक्चर के, सो उसको बहुत कॉन्शियस रहता है। देखो फेस पे किसी के भी कुछ होता है तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाता है, और ऑब्वियसली एक हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि उसकी वाइफ को वो पसंद नहीं आ रहा, सो इट्स अ माल एडेप्टिव कोपिंग मेथड, ताकि जो पेशेंट है, इससे हमें पता चलेगा कि जो क्लाइंट है वो इंडिकेट कर रहा है नर्स को माल एडेप्टिव कोपिंग। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। Next, the nurse is assessing a client nutritional status preoperatively. Which of the following observation would indicate poor nutrition in 5'7" female client who is 21 years old age? So देखो, अगर एक 21 years की एज की 5'7" की फीमेल लेडी है, ठीक है, और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है आपको असेस करना है, ठीक है, प्री ऑपरेटिवली, तो कौन सी चीज़ हमें बताएगी कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो पुअर है? पुअर पोस्चर, ब्रिटल नेल्स, डल एक्सप्रेशन, वेट ऑफ 128 LB, दैट इज 58 kg। सो वेट तो उसका बिल्कुल राइट है अकॉर्डिंग टू द हाइट 5'7".
डल एक्सप्रेशंस कुछ नहीं बताते पुअर न्यूट्रिशन के बारे में, ये तो आपका बताते हैं कि आप प्री ऑपरेटिवली एंजाइटी में तो नहीं हो, कहीं आप आपका जो नर्वसनेस है वो इंक्रीज तो नहीं होती। पुअर पोस्चर आपके बैलेंस को बताता है, आप कैसे मेंटेन करके रखते हो आपका स्केलेटन सिस्टम। जो आपके ब्रिटल नेल्स हैं ये हमें बताएंगे फीमेल के ब्रिटल नेल्स पुअर न्यूट्रिशन के बारे में। सो जब भी नर्स ब्रिटल नेल्स देखेगी इस फीमेल के, सो पता चलेगा कि इसका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो और उसी हिसाब से टिक किया करो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो ऐसा कौन सा प्रायोरिटी में रहेगा एक्शन इस पेशेंट के लिए जिसको अभी अभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है? लो बैक ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिस्क मॉडिफिकेशन एजुकेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जॉगिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम। सो देखो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को हुआ है, सो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा उस पेशेंट के लिए, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी कि उस पेशेंट में रिस्क मॉडिफिकेशन एजुकेशन दी जाए, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है सो देयर इज़ अ रिस्क कि उसका जो है कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन है, सो उसको बताना है कि रिस्क किस किस चीज़ का है, आपको इससे बच के रहना है, नहीं तो आपको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सारी चीज़ें जब भी किसी को कार्डियक प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उसको कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क के बारे में बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि कार्डियक एक ऐसा राजा है हमारे शरीर का जो कि हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखता है। सो उसको कम से कम रिस्क मिले, इस चीज़ की मॉडिफिकेशन हमें, इस चीज़ की एजुकेशन जो है हमें उस पेशेंट को देनी है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में यही चीज़ रहेगी बाकी सब चीज़ों में से, ठीक है। अगर आपको ऐसी ही क्वेश्चंस की तैयारी करनी है और अगर आपका ये है कि मैम मुझे इस बार पेपर निकालना ही निकालना है, तो आप में से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बैचेस हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी सही नहीं है तो उसके हिसाब से भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट या फिर कॉल करके मेरे से बैचेस की डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। 3 बैचेस इस टाइम चल रहे हैं, थ्योरी बैच, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड एमसीक्यू बैच। ये सारे जो तीनों बैच हैं चल रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन और एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे जो कि BFUHS के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ए से कराया जाएगा आपको, 2 मंथ्स आपके पास है, इसको यूटिलाइज़ करिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, नहीं लेनी कोचिंग तो खुद से अच्छे से करिए। लास्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट है, तो आई गो कि आप अब खुद से ना करें अगर आप खुद से करके पेपर दे रहे हैं, बिकॉज आपको एक बेसिक क्लियर करने वाला प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए। सो इस नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी फैमिली में आ सकते हैं, जिसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल असेसिंग 4-year-old neonate delivered at 28 week of gestation, 4-day-old, sorry, the nurse cannot elect the neonate's moro reflux which was present 1 hour after birth. The nurse notified the physician because this may indicate which of the following. So देखो, 4 दिन ओल्ड न्यूनेट है जो कि 28 वीक ऑफ गेस्टेशन में हो गया है। 28 वीक्स मतलब 7th मंथ में जो है बच्चा हो गया है, और जो नर्स है उसका मोरो रिफ्लेक्स नहीं देख पा रही, जो कि 1 घंटे में प्रेजेंट आ जाता है बच्चों के पास, ठीक है। तो 4 दिन हो गए उसको मोरो रिफ्लेक्स ही नहीं आया, तो ये फिजिशियन को नर्स बताएगी, क्योंकि ये किस चीज़ को आइडेंटिकेट करता है, पोस्ट नेटल एफेक्सिया, स्कल फ्रैक्चर, इंट्राक्रेनियल हैमरेज या फिर फेशियल नर्व पाल्से। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मोरो रिफ्लक्स इज कनेक्टेड टू योर क्रेनियल, आपके स्कल से रिलेटेड, आपकी ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत है। देखो, चीज़ों को जोड़ना आपकी मर्जी है, ठीक है। स्कल फ्रैक्चर तो नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे उसको स्वेलिंग कुछ दिखेगा, एडिमा दिखेगा, ठीक है। पोस्टुरल एफेक्सिया भी नहीं हो सकता, फेशियल होता तो उसको फेस पे दिखता।
इंटरक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग उसकी हो सकती है जिसकी वजह से मोरो रिफ्लक्स जो है प्रेजेंट नहीं है। और 4th डे पे भी अगर उसको नहीं दिख रहा सो श्योरिटी के साथ हो सकता है कि इस पेशेंट को इंटरक्रेनियल हैमरेज की जो है वो दिक्कत हो सकती है। सो हम जो है नर्स जो है फिजिशियन को इस चीज़ के बारे में बता देगी, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट द नर्स नोटिस दैट द क्लाइंट यूरिन इज ब्राइट रेड, हैज न्यूमरस क्लॉट एंड अ विस्कस, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 स्टार क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये सर्जरी होती है प्रोस्टेट की, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब उसकी सर्जरी हो गई पेशेंट की तो नर्स नोटिस करती है कि जो उसका यूरिन है वो ब्राइट रेड कलर का आ रहा है और उसमें क्लॉट्स भी आ रहे हैं और वो विस्कस भी है, विस्कस मतलब थिकी भी है हल्का सा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम एक्शन क्या होगा, इरिगेट द कैथेटर टू रिमूव क्लोथ्स, मिल्क द कैथेटर ट्यूब विग्रसली, इंक्रीज द क्लाइंट फ्लूइड इनटेक, assess vital sign and notify the surgeon। सो देखो इसमें क्या होता है कि अगर कि उसको ब्राइट रेड कलर का यूरिन आ रहा है, देयर इज़ अ चांसेस कि सर्जरी के बाद उसको वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि क्लॉट्स भी आ रहे हैं और विस्कस थिक भी आ रहा है, ठीक है। सो देयर इज़ अ चांसेस कि उस पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। सो हम क्या करेंगे, पहले फटाफट से उसके वाइटल साइन चेक करेंगे एंड नोटिफाई करेंगे सर्जन को। सर्जन हमें जो भी कहेगा हम उस हिसाब से उस पेशेंट को फिर देखेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज असेस द वाइटल साइंस and notify the surgeon। Transurethral section of the prostate is a very important topic। इससे एक ना दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिन्होंने पहले पेपर दे रखा है उन्होंने देख रखा होगा ऐसा क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस नंबर पे कॉल एंड मैसेज करके आप पता कर सकते हैं बैचेस के बारे में। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत आए हैं मैंने देखा है, जो कि बच्चे इतने अटेम्प्ट दे चुके हैं पर उनका पेपर नहीं क्लियर हुआ और उन्होंने कोई बैच इसलिए ज्वाइन नहीं किया बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और अगर देखो, अगर आपको ऐसा है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं और हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रही हूँ, स्टार्टिंग से भी अभी भी। तो आप कॉन्टैक्ट करके आपको जितना सही लगेगा, जोन सा बैच सही लगेगा वो ज्वाइन कर सकते हो, आपको कंसेशन मिल जाएगा। एंड अपने MCQs प्रैक्टिस करो जिसको बैच नहीं ज्वाइन करना, या फिर अपनी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो, पेपर तभी क्लियर होगा, नहीं तो पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। आप बोलते हो कि मैम पेपर इजी था, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बट जो बच्चे रैंक ले रहे हैं, जो बच्चे पास हो रहे हैं, उनके बेसिक क्लियर है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और बैचेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। बाय।